चैप्टर नंबर 7 में अभी तक हमने आपका पढ़ा है सेंटर ऑफ मास के बारे में। हमने पढ़ा है कि लीनियर मोशन को अगर हमें पूरी बॉडी के लिए चेक करना हो तो हम सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करके कर सकते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं अपना रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में एंट्री करने से पहले हमें पता है कि रोटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी आपकी क्या कर रही है, घूम रही है। बॉडी क्या कर रही है, आपकी घूमने का काम कर रही है। और जब भी बॉडी कैसे भी घूमेगी, चाहे वो किसी पाथ में घूमे, कैसे भी जगह पे घूमे, किसी भी तरह घूमे। अच्छा, बॉडी घूमने का क्या मतलब है मेरा कहने का, बॉडी से मेरा घूमने कहने का मतलब है कि मान लीजिए बॉडी ऐसे घूम रही है। तो जब भी कोई बॉडी घूमती है ना, तो हम उसको किसी पॉइंट से देखते हैं, तब मुझे घूमती हुई दिखाई देती है। एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में मुझे घूमती हुई दिखाई देती है, जिसको हम बोल सकते हैं आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। एक तरह से हमेशा हमें कोई बॉडी जब घूमती हुई दिखाई देगी तो हम उसको सेंटर के थ्रू देखना चाहेंगे, जिसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोल रहे हैं। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो कोई बॉडी मुझे इस वेलोसिटी से जाती हुई दिखाई देगी, मैं बोलूंगा कि सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो मुझे कैसे दिख रही है, वो रोटेशन करती हुई दिखाई दे रही है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करते टाइम तो उसके बाद में क्या आ जाता है, उसका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाते हैं। सो वी नीड अ रिलेशन बिटवीन दिस वी एंड दिस ओमेगा। सिमिलरली उसके बाद क्या आ जाता है, उसको एक्सेलरेशन आ जाता है। तो वी नीड अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड दिस अल्फा। ठीक है, तो जो चीज हमने लीनियर में प्रोडक्ट किया, उसका रिलेशन हमें निकालना है आपका रोटेशनल की तरह। तो रोटेशन में सबसे पहले जो चीज हमको पढ़नी पड़ेगी वो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा सा ध्यान दें, तो एंगुलर वेलोसिटी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हम बेटा पहले पढ़ के आ चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकंड में, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलते हैं आपका एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अब इस चैप्टर में इसको थोड़े से अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अलग तरीके से इसको देखने वाले हैं। तो देखिए कैसे। जब भी कोई बॉडी हो, रिजिड बॉडी हो चाहे जैसे ही बॉडी हो, जैसे कोई एग्जांपल की मैंने एक रिजिड बॉडी दे दी और यहाँ पर इसका मैंने बना दिया सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ पे लेट्स से इसका सेंटर ऑफ रोटेशन मैंने बना दिया। तो बॉडी क्या हो रही है कि इस पॉइंट के अबाउट, इसको मैंने हिंज पॉइंट बोल दिया। इसको मैंने बोल दिया आपका हिंज पॉइंट, जनरली हिंज ही लेके चलेंगे हम। तो इसके अबाउट मैंने आपके इस बॉडी पे एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया यहाँ बी। इस तरह से मैंने दो पॉइंट ले लिया आपके। फिर मैं क्या करूंगा, आर से ए सॉरी इसको मैंने ओ नाम से बोल दिया। हिंज को मैं हमेशा अपना ऑब्जर्वेंट पॉइंट बनाऊंगा या फिर रेफरेंस पॉइंट मान के चलूंगा, उसको ओरिजिन मान के चलूंगा। जब मैं ए पे जाता हूं तो वहां पे मुझे आर ए दिख रहा है। जब मैं बी पे जाता हूं तो मुझे आर बी लेके चलूंगा। रिजिड बॉडी के लिए एक बात समझने वाली ये है कि अगर आपकी रिजिड बॉडी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, देन वी कैन से दैट रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी of all the particles are same, or angular velocity of all the particles is same on a rigid body। एक रिजिड बॉडी जब आपका रोटेशनल मोशन करती है, जब एक रिजिड बॉडी आपका रोटेशनल मोशन करती है, तो उसके पास में क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है। और आपके हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट उस बॉडी पे लाई करते हैं, आप यहाँ पे नहीं, आपने इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया तो इसको यहाँ पे आर सी बोल दोगे आप। जितने भी पॉइंट आपके लाई करते हैं ए इस पे, इन सबका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम कभी भी ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी नहीं लिखेंगे, सबका हम ओमेगा क्या मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे। अच्छा, अब मुझे निकालनी है अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है, लेट्स से मुझे वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा बहुत हमें सर्कुलर मोशन याद हो तो सर्कुलर मोशन में इस तरह से हमने पढ़ा था कि इस तरह से मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाई थी इस तरह से वी ए करके, और यहाँ से उसका डिस्टेंस था आर। तो हमने बोला था इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस तरह से। ये सारी चीज हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए की, यहाँ हम बात करें आपकी वेलोसिटी ऑफ ए की, तो ध्यान देने वाली बात ये है हमारे पास में कि अब हमें वेलोसिटी ऑफ ए जब निकालना है तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, वो होगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट का अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है रिजिड बॉडी के ऊपर, जब वो बॉडी आपकी रोटेशनल मोशन कर रही हो, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा आपका ओमेगा क्रॉस आर। ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है आपका, ये एक तरह का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसी के हिसाब से ये कैसा प्रोडक्ट है आपका, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। हम जानते हैं वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यहाँ पे लिखना है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ उसके, तो मैग्नीट्यूड तो हम जो पढ़ के आए हैं पहले वाला वही है, वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्शन आपको लगानी पड़ेगी दिमाग से। कैसे लगाओगे दिमाग से, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा आपको राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा आपको राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट अगर आपको याद ना हो तो प्लीज एक बार जाकर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लेना,
उसके बाद ही आप ये सब समझ पाओगे ज्यादा अच्छे से। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है वी इक्वल टू ओमेगा। जैसे एग्जांपल के मैंने वी ए लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, आर ए इंटू ओमेगा। मुझे वी बी लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, आपका आर बी इंटू ओमेगा। और मुझे वी सी लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका आर सी इंटू ओमेगा। अगर मुझे डायरेक्शन बनानी है तो डायरेक्शन बनाना बड़ा ईजी है, ऑन पेपर डायरेक्शन बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए कैसे। हमें पता होता है वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा आ गया है तो ध्यान दें कि वेलोसिटी आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ओमेगा होगी। एंड वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू आर। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज ओमेगा। इस केस में हम ओमेगा से तो हम खैर नहीं बता पाएंगे, पर आर से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे परपेंडिकुलर होगी। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी आपकी ओमेगा की डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, वी ए ऐसे बन जाएगा परपेंडिकुलर इसके साथ ऐसे। वी बी बनाना है तो वी बी ऐसे बन जाएगा इसके साथ परपेंडिकुलर ऐसे। सिमिलरली वीसी बनाना होगा तो वीसी ऐसे बना दूंगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसके इस तरह से। तो इस तरह बहुत इजीली मैं आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन बना सकता हूँ किसी भी पॉइंट की। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब सुनिए एक बात, अब थोड़ा सा हम और डिटेल में घुसते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं और ओमेगा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, देखिए अगर हम बात करें कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर तो हम समझ गए। लेकिन अगर हमें राइट हैंड थंब रूल से इसका आंसर निकालना होगा तो समझना, पहले इसके लिए हमें आर की डायरेक्शन तो पता होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन से बाहर की तरफ ले लेंगे। पहले हम ओमेगा की डायरेक्शन की बात करेंगे। पहले हम ओमेगा की डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है। तो इसकी बात पे अगर हम ध्यान दें तो पहले ये समझते हैं कि ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, ये आपकी डिपेंड करती है कि आपका एंगल कैसे घूम रहा है। आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन है या आपका क्लॉकवाइज मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है या फिर आपका क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो ध्यान देना, मान लीजिए आपकी कोई भी बॉडी इस तरह से है, कोई भी गोल बॉडी ऐसा मोशन कुछ भी हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब इस तरह से, तो याद रखना इसमें आप आंसर कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। ओमेगा की बात कर रहा हूं अभी मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ओमेगा की बात कर रहा हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल से आप अपनी उंगलियों को इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। भाई ये बिल्कुल वेक्टर प्रोडक्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, बस राइट हैंड, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका थंब की कोई डायरेक्शन होगी, तो उस टाइम जो थंब की डायरेक्शन होगी इट विल बी योर ओमेगा की डायरेक्शन। तो जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा जब भी ना, तो आप जब भी आप टर्न करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप ये पाओगे कि आपने उंगलियां अगर ऐसे मोड़ी हैं तो आपका जो राइट हैंड की बात करें तो अंगूठा क्या आएगा, इस तरह से निकल के आएगा। अंगूठा कैसे, इस तरह से, मतलब आपका डॉट डायरेक्शन हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वो होता है इस तरह से। मतलब अगर आपका सर्कल ऐसा है तो आपका डॉट का मतलब ये हो जाएगा, यानी आउटवर्ड्स द प्लेन, आउटवर्ड्स द प्लेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा की डायरेक्शन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हमारी बॉडी घूम रही है तो, इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से घूम रहा है आपका। तो ओमेगा की डायरेक्शन अगर आपको ऐसे देखी तो इस एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है ना, एक्चुअल डायरेक्शन आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती है। एक्चुअल डायरेक्शन होती है ये एरो, कि बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है, ये आपका एक्चुअल डायरेक्शन होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जब क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो इसमें फिर से आप राइट हैंड थंब रूल घुमाओगे। तब आप इस बार आप क्या करोगे, फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इस बार इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ते हो तो अपने हाथ को जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन की उसमें मोड़ोगे तो आपकी उंगलियां ऐसे जब आपने मोड़ी हैं तो आपका अंगूठा बेटा अंदर की तरफ जाएगा। इस बार आपका अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएगा तो आपकी थंब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थंब डायरेक्शन विल बी योर ओमेगा की डायरेक्शन। तो ये ओमेगा की डायरेक्शन निकालने का तरीका है। यहाँ पे मैं अभी वेलोसिटी करने कोई बात नहीं कर रहा। तो ओमेगा की डायरेक्शन में क्या मतलब, जब अंदर की तरफ आएगा आपका ओमेगा डायरेक्शन तो आपका एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, मतलब अगर आपका इस तरह से कोई घूम रहा है क्लॉकवाइज तो आपका अंदर की तरफ इस तरफ जो होगा बेटा वो होगी आपकी ओमेगा की डायरेक्शन। बेटा भाई ये बताओ जल्दी से मीशा, ओमेगा की डायरेक्शन समझ में आई है कि नहीं आई है? जी सर, समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जाता हूं आपके v इक्वल टू वी की डायरेक्शन की बात करूंगा। ये फील है, आंसर तो कोई बच्चा बता सकता है लेकिन एक्चुअल फील क्या होती है, एक्चुअल चीज क्या होती है वो समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि आपका बॉडी, ध्यान देना, मान लीजिए कि आपका कोई भी ऐसे जनरल रिजिड बॉडी मैंने बना दी है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा हिंज पॉइंट है, हमेशा मैं हिंज पॉइंट से आपकी चीजों को कंसिडर करता हूँ, सेंटर उसी को मानता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है ए, ध्यान देंगे, और यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है बी। ठीक है,
तो अब मैं ए के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ। हमको पहले से पता है अगर मेरा ओमेगा ऐसा है ना और यहाँ पे ओमेगा ऐसे हो जाएगा, ओमेगा हर जगह दोनों जगह क्लॉकवाइज ही दिख रहा है आपको। बस आपको ए और इस बार थोड़ा एक्चुअल तरीका क्या होता है उस समझते। तो मान लीजिए ये ए है तो आपका आर ए कैसा हो जाएगा, आर ए इस तरह से, क्योंकि हम हमेशा ओरिजिन से आपका आर लेते हैं। और आपका ओमेगा कैसा है सर, ओमेगा मेरा ऐसा है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिएगा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका जो ओमेगा की एक्चुअल डायरेक्शन है, ओमेगा की एक्चुअल डायरेक्शन क्रॉस या ये नहीं है, वो जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं होती, एक्चुअल डायरेक्शन क्रॉस या डॉट होती है। तो एक्चुअल ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा की जो एक्चुअल डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब क्रॉस होगी, ये एक्चुअल डायरेक्शन है आपकी ओमेगा की। क्रॉस का मतलब आपका अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे ओमेगा, ठीक है। और आपका जो आर ए की डायरेक्शन है, आर ए की डायरेक्शन है वो कैसे आपकी, वो आपकी ऐसे दिख रही है मुझे, ठीक है। आर एक डायरेक्शन मुझे कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। अब अगर मैं आपका v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर को लगाऊंगा, अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रखा है तो राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन जब मैं निकालूंगा, राइट हैंड थंब रूल से जब मैं इसकी बेटा डायरेक्शन निकालूंगा तो वो कैसे निकल के आएगी, आप ओमेगा के तरफ अपना हाथ रखोगे, सीधा हाथ। तो जब आप ओमेगा की तरफ अपना सीधा हाथ रखोगे और उसको घुमाओगे आप इसकी तरफ, तो आप पाओगे कि जो आपका अंगूठा आ रहा है, जो आपका अंगूठा आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आपका निकल के आएगा, इस डायरेक्शन निकल के आएगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वी ए की, आपकी जो ये डायरेक्शन है वो निकल के आ जाएगी वी की। देखो ओमेगा को देख के बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है पहली बात तो, क्योंकि ओमेगा ये जो मैंने बना दिया 3D में, ये एक्चुअली ओमेगा की डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि आपकी ओमेगा क्रॉस है बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हुए। तो जब आप अपना राइट हैंड थंब रूल से उसको घुमाओगे तो आपका वी ए नीचे निकल के आएगा, वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। इस सिमिलरली आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हो। जब आप बी की बात करते हो तो बी आप बोलोगे सर बी के लिए ओरिजिन यहाँ पर है, आर ए इसका यहाँ पर है, सॉरी आर बी यहाँ पर है, और ओमेगा तो अभी भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ओमेगा अभी भी अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है यानी क्रॉस है। बच्चों को लगता है कि ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे तो मैं बोलूंगा कि जब राइट हैंड थंब रूल घुमाता हूँ मैं, तो अंदर उंगलियां रखूंगा मैं ओमेगा की साइड और घुमाऊंगा उसे बी की साइड, तो वो आपका निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा आपका वीबी, ठीक है। इसको इन सबसे बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, मेरा सजेशन होगा ये सब कंफ्यूजन से दूर रहो। याद करने के लिए तरीका क्या है, पहले ए बना दो, बना दिया, आर ए बना दो, बना दिया, ओमेगा बना दो, बना दिया, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ओमेगा को देखो, आर को देखो, आर के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, आर के परपेंडिकुलर लाइन ऐसी बन रही है मेरी, ठीक है, आर की परपेंडिकुलर लाइन ऐसी बन रही है, चलिए ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ऊपर या नीचे, तो आप ओमेगा को देखो, सर ओमेगा नीचे लेके जा रहा है तो आपका वी ए की डायरेक्शन हो जाएगी बस, और वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, आर ए इंटू ओमेगा, वेरी सिंपल, ऐसे बना दो। वैसे अगर आपको बी के लिए बनाना हो तो कोई दिमाग नहीं, बी आपका इस तरफ है तो आपका आर बी हो गया इस तरफ। आपको ओमेगा देखो, ओमेगा ऐसे होगा इस टाइम पे क्लॉकवाइज, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है कि एक लाइन बनाओ विच इज परपेंडिकुलर टू आर बी। तो आप क्या बोलोगे, आर बी के परपेंडिकुलर ये लाइन है। अच्छा ऊपर की तरफ बनाऊंगा बी बी या नीचे की तरफ, तो आप बोलोगे ओमेगा कहाँ घूम रहा है, ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे बना दोगे अपना वी बी। बस इस तरीके से आप हमेशा वेलोसिटी डायरेक्शन बना के चलोगे तो इजी होगा। बाकी वो जो तरीके राइट हैंड थंब रूल से आप निकालना चाहोगे, एग्जैक्ट तरीका भले ही वो है, पर उससे समझ में कुछ नहीं आता है। आगे बात समझ में, जी सर। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम करते हैं। अब सिमिलरली एंगुलर एक्सीलरेशन को भी हम देखें, तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए बिल्कुल सेम टू सेम चीजें होती हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए कोई नई चीज नहीं है। अल्फा जो होता है इसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं सर्कुलर मोशन में। अल्फा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर पढ़ना है रिजिड बॉडी के लिए, सेम है आपका, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है आपका ए इज इक्वल टू, वो क्या होता है आपका, ए इज इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस आर। जैसे आपका अभी हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वैसे ही आपका ए का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर इज द फॉर्मूला ऑफ ए, ठीक है। जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है और मान लीजिए मुझे बोल रखा है कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे आपका हिंज पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन लेके चलूंगा हमेशा, और आपको ये आर ए दे रखा है, या आपको आर बी दे रखा है। आपसे बोल रखा है कि फाइंड ए टी, सॉरी फाइंड ए की डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड बना के बताओ। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आर ए इंटू अल्फा। अच्छा डायरेक्शन बनानी तो कुछ नहीं करना, वही आर ए बना दो सबसे पहले। अल्फा कहाँ है वो देखो, अल्फा मान लो मैंने ऊपर दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से आपने अल्फा बना दिया, ठीक है। अल्फा भी अब पूरी बॉडी का सेम होगा जैसे ओमेगा होता है, तो यहाँ पे आपने दिया। फिर क्या करना है, आर ए के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए, बना दी, ठीक है। देखिए कि अल्फा कहाँ पर ऊपर है, तो आपने ऊपर की तरफ एक लाइन बना दी, इस तरह से ये हो जाएगी आपकी ए की डायरेक्शन, इस तरह से बना सकते हो। सिमिलरली जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी कहाँ है आपका, ए बी आप बोलोगे सर ये रहा इसका आर बी, बी ये रहा, ठीक है।
घूम रहा है ऊपर की तरफ है, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं, इस बार नीचे की तरफ घूम रहा है ना, हाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो अल्फा ये हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, और परपेंडिकुलर लाइन कहलाऊंगा ऐसे बना दूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ से बनाऊंगा, क्योंकि अल्फा नीचे की तरफ घुमाना चाह रहा है, तो ये आपका ए बी का हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बड़ी सिंपल से आप आराम से लिख सकते हो, आप आर बी इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, आप बड़े आराम से चीजों को लिख के आ सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, आपका जो आपका मेन मुद्दा है जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, जो मेन सब्जेक्ट में चीज पढ़नी है यहाँ पे, वो है नई चीज, और इसका नाम है आपका टॉर्क। इसका नाम है आपका टॉर्क। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले हम टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सुनिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को हम दूसरे नाम से, कई बार टॉर्क को दूसरे नाम से हम आपका मोमेंट ऑफ फोर्स भी बुलाते हैं। टॉर्क को हम दूसरे नामों से, बेटा आपका कभी कभी हम मोमेंट ऑफ फोर्स बुलाते हैं, और कुछ कुछ किताबें इसको कपल के नाम से ही बुलाती हैं। वैसे कपल बोलना ठीक नहीं है, कपल एग्जैक्ट शब्द नहीं है, लेकिन आप कपल भी बुला लेते हैं कुछ किताब, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो या तो टॉर्क रहेगा, या फिर हम उसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे, या फिर मोमेंट बोलेंगे सिंपली। हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे या सिंपल मोमेंट बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपका एक रोटेशनल एनालॉग है, मतलब रोटेशनल का पैरामीटर है आपका। जब आपका फोर्स, पहली बात तो आता है ये भी किससे, फोर्स से ही आता है, ठीक है। व्हेन फोर्स इज यूज्ड टू रोटेट अ बॉडी, रोटेट द बॉडी, जब भी आप कभी किसी फोर्स को, बॉडी को रोटेट करने के काम आते हो, तो ये एक तरह का क्या बन जाता है, वहां पे जो फोर्स है एक रोटेशनल पैरामीटर आपको गिवन करता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, सॉरी कोई थ्योरेटिकल नाम डेफिनेशन नहीं है, तो एक रोटेशनल पैरामीटर पिक्चर में आता है, एक रोटेशनल पैरामीटर पिक्चर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका टॉर्क बोलते हैं। आपके हिसाब से हम इसको टाउ से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, टॉर्क एक तरह का, जब फोर्स बॉडी को रोटेट करने के काम आता है, तो वहां पे एक रोटेशनल पैरामीटर नाम की चीज आती है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, पहले बता दूं, ठीक है। कभी कभी मैंने फिर से बताया, कभी कभी इसको टॉर्क या कपल नाम से भी बोलते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, सारे नाम है। अब आपके चलते हैं इसके मेन फंडे पे, जो है इसका फॉर्मूला। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर क्रॉस एफ, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आपका टॉर्क भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि एक ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये एक तरह का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ आपका कि जो टॉर्क निकल के आता है वो क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वाली बात भी हमको समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये समझने वाली बात है कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। ये हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ऑब्वियसली उसको हम, उस पॉइंट को हम कभी रेफरेंस बोल देते हैं, या फिर उसको पॉइंट को कभी कभी हम ओरिजिन नाम से बुलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे अल्फा निकाला था, तो अल्फा के लिए मैंने हिंज पॉइंट को ओरिजिन लेके चला था। वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे अगर ओमेगा की बात करें, तो ओमेगा में मैंने एक हिंज पॉइंट लिया था। उसी तरीके से टॉर्क निकालते, कोई भी रोटेशनल पैरामीटर जब आप निकालोगे, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, एक पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप उसकी वैल्यू लिख सकते हो। क्योंकि जो आर होता है ना बेटा, ये जो आर होता है, इसको हम बोलते हैं आपका पोजीशन वेक्टर। इस आर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि पोजीशन के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी चीज की, किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है, उसके वेक्टर को बताता है। तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई ओरिजिन जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा कहां से दिया जाएगा, टेकन फ्रॉम ओरिजिन और रेफरेंस, टेकन फ्रॉम ओरिजिन और रेफरेंस। ये हमेशा ओरिजिन और रेफरेंस है, कहीं से भी आप ले सकते हो, पर ओरिजिन और रेफरेंस एक चुनना पड़ेगा आपको। अच्छा ये होता है। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपकी फिर से एक रैंडम बॉडी मैंने बना दी यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बोला कि इस बॉडी पे आपका कोई फोर्स लग रहा है, वो इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने मन से, आप अपने मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ओ पॉइंट ले लिया आपने यहाँ पे, इसको मैंने क्या मान लिया, अपना रेफरेंस मान लिया। कभी कभी रेफरेंस बोलते हैं, कभी कभी ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट के अबाउट मुझे अपना टॉर्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को क्या मान लूंगा, इस पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लूंगा, ठीक है। और यहां से फिर मैं जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट पर मैं आर वेक्टर बनाऊंगा। ये बन गया आर वेक्टर। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा वहां पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपका प्रोडक्ट करूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्योंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो फिर से टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो किससे आएगी बेटा,
जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपसे आपकी राइट हैंड थंब रूल से ही आएगी। राइट हैंड थंब रूल से इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन निकल के आएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो राइट हैंड थंब रूल से जब निकालते हैं इसकी डायरेक्शन, तो ध्यान देना जब भी राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो आपको याद है ना, पहले आपके पॉइंट टेल से टेल ज्वाइन होनी चाहिए। तो आर की टेल यहाँ पर है और एफ की टेल यहाँ पर है। इसके बाद आप वेक्टर को बनाओगे। इसके बाद क्या बनाओगे आप वेक्टर, इसके बाद इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। याद रखना, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है और डायरेक्शन निकालनी होती है आंसर की, तो आपको पहले उनकी टेल से टेल ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आपने टेल से टेल ज्वाइन नहीं करी है तो आप नहीं करोगे। यहाँ पे हेड टू हेड ज्वाइन हो रखा है, यहाँ पे दोनों की टिप या हेड ज्वाइन हो रखा है, तो पहले टेल टू टेल ज्वाइन करो। अब मैं जब अपना क्या करूंगा, यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन निकालना चाहूंगा। अब जब मैं यहाँ पे टॉर्क डायरेक्शन निकाल लूंगा तो मैं आर क्रॉस एफ, मतलब इससे इस तरफ अपना उंगलियों को मोड़ूंगा। तो अंगूठे की डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं आर क्रॉस एफ ऐसे अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ता हूँ तो अंगूठे की डायरेक्शन मुझे ऊपर की तरफ मिलेगी। थोड़ा डायग्राम गंदा है, ठीक है, एक सेकेंड। आर आपका यहाँ पर है, इसको उंगलियों को आपने ऐसे मरोड़ा, ठीक है, आपने उंगलियों को क्या किया, इस तरह से मरोड़ा, ठीक है। जब मरोड़ते तो आपका अंगूठा कहाँ आता है, अंगूठा ऊपर की तरफ आता है। जब अंगूठा आपका ऊपर की तरफ आया तो आप बोलोगे टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ हो जाएगी। या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो भी आंसर आता है वो दोनों चीजों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब टॉर्क जो होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क जो होता है वो आपका फोर्स के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो टॉर्क है आपका वो फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा आपका। तो इस बहुत इजी फॉर्मूले से आप चीजों को समझ सकते हो, निकाल सकते हो। राइट हैंड थंब रूल तो आपको आता ही है, तो उस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, टॉर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरी एनालॉजी जो वेक्टर प्रोडक्ट की एनालॉजी होती है। पहले मैं उसको वेक्टर के तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको आगे समझाऊंगा। अगर वेक्टर में हम वापस लौट के आए तो पहले मैं दो तीन चीज बताना चाहूंगा आपका। वेक्टर का जब हम बेटा कंपोनेंट लेते हैं, वेक्टर के जब हम कंपोनेंट लेते हैं, तो लेट्स से कि मुझे इस तरह से एक वेक्टर दे रखा है। मुझे यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, इस तरह से एक वेक्टर देखा है। लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका कोई ए वेक्टर है, और इसका एंगल मुझे यहाँ से दे रखा है थीटा। बेटा इसके मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ आपके। एक बना सकता हूँ कंपोनेंट ऐसा, जो कि हो जाएगा, जिसको मैं कहूंगा ए एक्स कंपोनेंट, और एक ऐसा कंपोनेंट बना दूंगा जिसको मैं बोलूंगा आपका ए वाई कंपोनेंट। तो ए एक्स और ए वाई क्या है, या आपकी कंपोनेंट है एक्स और वाई के डायरेक्शन में। इनका जो फॉर्म, इनकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, ए एक्स की निकल के आती है ए कॉस थीटा, और ए वाई की निकल के आती है आपकी ए साइन थीटा। मैं कभी भी इस बात को नहीं कहूंगा कि आप हमेशा ये याद रखो कि एक्स वाला कॉस होता है, वाई वाला साइन होता है। क्यों, ये डिपेंड करता है एंगल पे। आपको ये याद रखना है, जिस एक्सिस के साथ में आपका एंगल है, यहाँ पे थीटा एक्सिस के साथ है तो वो कॉस होगा, जिसके साथ एक्स नहीं है वो क्या होगा, साइन होगा। ऐसे याद रखना हमेशा। जैसे एग्जांपल के, कल को मेरी एक्सिस ही चेंज हो गई, लेट्स से कि मेरी कल को मेरी एक्सिस ही चेंज हो गई, मेरी एक्सिस ऐसे हो गई, इस तरह से मेरी एक्सिस हो गई, और मुझे आपका उस टाइम पे दे रखा है कोई इस तरह से मुझे पी वेक्टर दे रखा है, और मुझसे बोलता है कि मुझे इसके बताइए क्या होंगे क्या होंगे इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा, एक लाइन ऐसे खींचूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पी का जब कंपोनेंट बनेगा तो एक कंपोनेंट बनेगा ऐसे। ये अगर एक्स वाई डायरेक्शन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पी एक्स। अगर ये वाई वाई डायरेक्शन है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा आपका पी वाई। अच्छा, अब पी एक्स की वैल्यू क्या होगी या पी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो पहले ये चेक करो थीटा किसके साथ में आ रहा है। सर थीटा वाई वाले के साथ में आ रहा है। अगर वाई वाले के साथ में आ रहा है तो वाई वाला क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ऐसे याद रखो, वाई वाला क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। अगर थीटा एक्स साथ नहीं आया तो वाई एक्स वाला क्या बन जाएगा, पी साइन थीटा बन जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को कंपोनेंट लेना सीखते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट लेना सीखा। अब सुनिए आगे की बात। अगर हम थोड़ा सा लौट के जाएं, अगर हम थोड़ा सा लौट के जाएं आपके उसके मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पे अगर हम लौट के जाएं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेटा फॉर्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। चलिए अभी मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जब मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। चलिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका ए वेक्टर इस तरह से है, ए वेक्टर इस तरह से है, और बी वेक्टर कुछ इस तरह से, एक ही प्लेन में है दोनों, ठीक है। ए वेक्टर इस तरह से, थीटा ही है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मान लीजिए ये मैंने एक्स बना दिया, ये मैंने वाई बना दिया, ये मैंने एक्स बना दिया, मैंने वाई बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, अगर मैं बी के बेटा कंपोनेंट करता हूँ ना, बी के कंपोनेंट करता हूँ, तो बी के दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। एक तो निकल के आएगा ये जो हो गया बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा नीचे वाले के साथ बना रहा है, और ये क्या हो गया बी साइन थीटा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बी कॉस थीटा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको बी साइन थीटा दिख रहा है। तो मेरा एक कहने की बात है
कि कभी भी अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा होता है, तो आप एक बात देख सकते हो कि बी साइन थीटा को अगर मैं देखूं तो बी साइन थीटा इज कमिंग परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। आप थोड़ा ध्यान दें तो बी साइन थीटा ऊपर की तरफ है, बी साइन थीटा ऊपर की तरफ है और ए आपका इस तरफ है, तो आपके बी साइन थीटा के बीच में और ए के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इसको ऐसे इस वाले की पार्ट की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ इस ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को मैं ए बी परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूँ, वेयर बी परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ बी, वेयर बी परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैं अदर वे राउंड जाऊं तो कल को अगर मैं ए के लिए ये बात बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए क्रॉस बी को भी मैं लिख सकता हूँ आपका, उसको मैं ए साइन थीटा इंटू बी, ए बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा को मैंने ए के साथ रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो मैं इसी को चीज कर लिखता हूँ ए परपेंडिकुलर बी, मतलब मैं क्या बोलता हूँ जहां पे ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा कंपोनेंट ऑफ बी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इस तरह से मैं आपकी चीजें समझ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। अब मैंने ये सब चीज क्यों पढ़ाई, क्योंकि मुझे जरूरत है यहाँ पे टॉर्क में। अभी अभी आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा बेटा, टॉर्क का आपने फॉर्मूला देखा कि वो होता है आपका आर क्रॉस एफ। टॉर्क का जो अपन ने अभी अभी फॉर्मूला देखा है वो क्या देखा है आपका आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करना चाहूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे मैंने अभी अभी दिमाग लगाया उसी दिमाग को मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूँ, या मैं इसी फॉर्मूले को आर परपेंडिकुलर एफ बोल सकता हूँ। याद रखेंगे एक बार में एक को परपेंडिकुलर लेंगे, तो ऐसे नहीं कि दोनों को परपेंडिकुलर सोच रहे हैं, इस तरह लिख सकता हूँ जहां पे एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ याद रखना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन तो आपको दिमाग से लगाना पड़ेगा अभी, इस तरीके से बात हो रही है। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। सिमिलरली मैं आर परपेंडिकुलर क्या बोलता हूँ आपका कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। पर याद रखें आप इन दो फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम आप इन दो नीचे वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हो, उसमें भी मैक्सिमम टाइम आप सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे। उसमें भी मैक्सिमम टाइम आपको अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हो, सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्मूले को इस्तेमाल करो टॉर्क निकालने के, तो आप ये वाले फॉर्मूले को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, आर एफ मतलब आप जब भी कोशिश करोगे तो आप एफ का कंपोनेंट लोगे परपेंडिकुलर टू एफ। आप किसी का भी कंपोनेंट ले सकते हो, आप एफ का भी ले सकते हो, आर का भी ले सकते हो, बस आपको किसी एक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका लोगे। तो प्रेफर्ड ये माना जाता है कि आप फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो। अब समझो कि क्या है सारी सारी कहानी, कैसे हम कंपोनेंट लेते हैं, क्या करते हैं, तो सुनिए एग्जाम्पल समझेंगे जो ज्यादा से सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ओरिजिन है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ओरिजिन है और आपका कोई इस तरह का एक मतलब इस तरह से तो नहीं होगा, यहाँ तक आप ऐसे बात करें, ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपका फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है इस तरह से, ध्यान देना कोई फोर्स लग रहा है इस तरीके से। अभी आर परपेंडिकुलर का मतलब और एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ पहले। ये आपका फोर्स लग रहा है, एफ ऐसे लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस लूंगा तो ऑब्वियसली वो मैं इस तरफ ऐसे लूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। ये मैंने आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बारे में सारी बात बताई है, ठीक है। अभी मैं आपको आर परपेंडिकुलर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है सुनो। आर परपेंडिकुलर मतलब क्या है, अ कंपोनेंट ऑफ आर विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। एफ की डायरेक्शन क्या है, एफ की डायरेक्शन तो ऐसी है, एफ की डायरेक्शन तो क्या है ऐसी है, ठीक है। आर की डायरेक्शन क्या थी, आर की डायरेक्शन ऐसी थी। तो जब मैं टॉर्क को आर परपेंडिकुलर एफ लिखूंगा तो मुझे आर परपेंडिकुलर निकालना है। आर परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट होगा आर का जो कि एफ की परपेंडिकुलर, एफ की लाइन है ये, इसके परपेंडिकुलर मतलब कोई ऐसी लाइन होगी ये। तो ये बेटा जो बन के आएगा ना आपके सामने ये बन जाएगा आपका आर परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेटा आपका आर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका फोर्स। आपको कुछ नहीं करना होगा, इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू को इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका टॉर्क निकलेगा। सिमिलरली आप इसको एफ परपेंडिकुलर से भी कर सकते हो। इसको आप अभी देख लोगे कि एफ परपेंडिकुलर से करना कितना आसान होता है। तो इस केस में जब टॉर्क लिखोगे आप आर एफ परपेंडिकुलर लिखोगे, तो आपने क्या बोला कि देखिए आर को इस बार छेड़ना नहीं, आर जैसे है वैसा को वैसे ही रहने दो। आर की लाइन हो गई, ये पूरी आर की लाइन है, एफ लग रहा है ऐसे, जो एफ की लाइन थी वो एक्चुअली लाइन ये थी एफ की।
मुझे एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो एफ का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा परपेंडिकुलर वाला, ये एफ परपेंडिकुलर आएगा। तो आपके लिए एक परपेंडिकुलर आएगा ऐसे और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, इसको मैं बोलता हूँ एफ पैरेलल। जैसे आर का भी दो कंपोनेंट निकाल सकता हूँ मैं, एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, ये हो जाएगा आर पैरेलल। पर ये कंपोनेंट हमको लेना नहीं है, ये वाला लेना है। ठीक है, सिमिलरली एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, पर ये वाला लेना नहीं है, हमको ये वाला लेना है। तो एफ के कंपोनेंट लेना बेटा बहुत ज्यादा आसान होता है। देखो आप डायग्राम भी देखो तो डायग्राम देखने में इजी लग रहा है, इस वाले डायग्राम को देखो थोड़ा सा हार्ड डायग्राम मिलता है। तो आपका जनरली हम हमेशा इस, वैसे निकाल आप किसी से भी सकते हो, पर जनरली हम इसको फॉलो करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल कर समझते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी समझाया था उसी के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपका एक फोर्स है जो आपका, एक फोर्स है जो कि आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है आपको 10 न्यूटन दे रखी है, और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ में वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, यहाँ पे आपका ओरिजिन ले रखा है इस तरह से, तो और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 मीटर, ये आपको डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर। आपको बोलता है फाइंड पॉइंट टॉर्क अबाउट ओ, हमेशा अबाउट पॉइंट हमेशा लिखेगा जब भी आपसे टॉर्क पूछेगा। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे समझिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप यहाँ पे आर, ये हो जाएगा आर, राइट, ये हो जाएगा आपका आर। तो आप यहाँ पे आर का भी कंपोनेंट ले सकते हो, आप एफ का भी ले सकते हो, पर हम आर को प्रेफर नहीं करते, हम एफ को प्रेफर करते हैं। तो आप कंपोनेंट लोगे एफ के। याद रखना जब भी हम कंपोनेंट बना देते हैं उसके बाद हम उसका मेन जो वेक्टर होता है उसको हटा देते हैं। एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा जिसको मैं बोलूंगा एफ परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट बनेगा ऐसे जिसको मैं बोलूंगा आपका एफ, जिसको मैं बोलूंगा आपका हाँ हाँ, इसको बोलूंगा एफ पैरेलल। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो ये जो एंगल बन रहा है वो इस वाली एक्सिस के साथ में बन रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी एफ कॉस थीटा, जो भी थीटा दे रखा होगा। सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है मैंने एफ कोस साइन थीटा कैसे लिखा हमेशा? समझ में आई एफ साइन थीटा एफ कोस कैसे लिखा है मैंने? जी सर। बस कुछ नहीं किया मैंने, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको कॉस, जिसके साथ नहीं बन रहा उसको साइन ले लिया। अब मुझे पता है कि टॉर्क निकालते टाइम पे, ये अगर आर हो गया, टॉर्क निकालते टाइम पे आप जनरली फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हो? आर एफ परपेंडिकुलर। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर, इसको आई एफ साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। तो आर लिख दिया मैंने। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, कहाँ गया? आर की वैल्यू दे रखी है 5, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो दे रखी है 10, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। तो इसका आंसर निकल क्या आ जाएगा? 25√3, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी आपके टॉर्क की। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अब आपसे इस सवाल में ये भी पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आपसे इस सवाल में ये भी पूछता है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे? देखिए ध्यान देना इस वाली चीज पे। जब आपको बेटा टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी होगी ना, तो आप इन दोनों से मत सोचना, आप इससे ही सोचना। आप थोड़ा देखो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, मैं हिंट से आपको आंसर निकलवाऊंगा। जब आप यहाँ से बोलोगे कि मैं आंसर कैसे बताऊंगा, तो मैं बोलूंगा देखिए ये एफ, आप क्या करो ना, जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी हो टॉर्क की, जब भी आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी हो, तो फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, ठीक है। आप ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर, जहाँ पे ओरिजिन है ना, जहाँ से टॉर्क निकाल रहे हैं वहां पे ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ। जब आप यहाँ पे बैठ जाओगे फिर आप फोर्स को देखो, आप बोलो कि मेरे इस पॉइंट के अबाउट फोर्स इस डंडी को कैसे घुमाना चाह रहा है? इस तरह से घुमाना चाह रहा है, राइट। थोड़ा सा बताओ, जो फोर्स है क्या इस डंडी को कैसे घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज? ये जो फोर्स है, अगर मैं एक डंडी मान लूं उस फोर्स तक, तो उस फोर्स, उस डंडी को वो कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या? एंटी ये क्लॉकवाइज। एक ऊपर की तरफ ले आया ना बेटा, ऐसे लेके जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? डॉट होता है कि क्रॉस होता है? एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो क्रॉस क्रॉस डायरेक्शन होती है, डॉट डायरेक्शन होती है। अपना सीधा हाथ लो, सीधे हाथ की उंगलियों को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ो, तो बताइए अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है? राइट। हम्म, बाहर की तरफ आ रहा है कि सर अंदर की बाहर तरफ आ रहा की है? तरफ। बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब जब आप घुमाओगे तो ऐसे अंगुलियां घुमाओगे तो अंगूठा ऐसे आएगा, राइट, ठीक है। तो आपका हाँ जी। अंगूठा इस तरफ, और बाहर की डायरेक्शन को क्या हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हम्म। तो इसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी, आप क्या बोलोगे? डॉट लिख, या तो डॉट लिख के आ जाओ या एंटी क्लॉकवाइज। वैसे एंटी क्लॉकवाइज को हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम डॉट प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से हम आंसर करके आ सकते हैं। याद रखो आज के बाद में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डॉट होता है और क्लॉकवाइज का मतलब क्रॉस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल समझ में आ गया ना बड़े आराम से? जी। ठीक है, चलिए अभी आगे और आएगा इस तरह का सवाल, हम आगे भी देखेंगे।
अब देखिए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपका एक क्वेश्चन, वही करते हैं, एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपके पास में बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं, ध्यान देना, आपके एक क्वेश्चन में बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया इस तरह से, और यहाँ पे हिंज लगा दिया, और एक तरह की रॉड बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, रॉड हो चाहे ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट कहाँ पे फोर्स लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एक फोर्स मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, इस फोर्स की वैल्यू मैंने ले ली 10 न्यूटन, ठीक है, और इसका मैंने बेटा यहाँ से एंगल ले लिया 37 डिग्री। अब 37 की वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, और कॉस 37 की वैल्यू होती है आपकी 4/5। ध्यान देना, मान और यहाँ ये इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। कोई एक और फोर्स मैंने यहाँ पे ले लिया आपका, इस तरीके से एक फोर्स ले लिया, इसको मैं एफ ए बोल देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया एफ बी, जिसकी वैल्यू मैंने बोल दी 5 न्यूटन बोल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। और एक और फोर्स मैंने ले लिया इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एफ सी, जिसकी वैल्यू मैंने लेट से के 8 न्यूटन ले ली है। और यहाँ से वो एंगल क्या बना रहा है आपका, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ओ बना दिया मैंने, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। आपको डिस्टेंसेस दे रखे हैं, ओ सी आपको दे रखा है 1 मीटर, ओ बी आपको दे रखा है 5 मीटर, ठीक है, और आपका ओ ए दे रखा है आपको लेट से 10 मीटर। आपको ये सारे डिस्टेंस दे रखे हैं। अब आपसे बोल रहा है कि मुझे निकाल के बताइए, फाइंड आउट द नेट टॉर्क, फाइंड आउट द नेट टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट ओ, निकाल के बताइए। अब देखिए, जब आपके एक से ज्यादा सवाल आ जाएंगे, जब एक से ज्यादा टॉर्क, देखो इसकी वजह से टॉर्क आएगा, इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, इसकी वजह से भी टॉर्क आएगा, ठीक है। जब आपके एक से ज्यादा टॉर्क आ जाएंगे, तो आपको जब नेट टॉर्क निकालना होगा किसी पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क 1 निकालना पड़ेगा, टॉर्क 2 निकालना पड़ेगा, टॉर्क 3 निकालना पड़ेगा, और जितने भी आ रहे हैं उन सबको निकालना पड़ेगा, और उन सबका वेक्टर सम आपको वहां पे करना पड़ेगा। वेक्टर सम में ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा कोई वेक्टर सम नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल से या तो आपका प्लस होगा या माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको थीटा वीटा के चक्कर पड़ जाएगा यहाँ बहुत ज्यादा, या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को करते टाइम पे हम पहले निकालते हैं टॉर्क ए। ध्यान देना कैसे कर रहा हूँ मैं, वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टॉर्क ए की बात करता हूँ, तो ध्यान देना, टॉर्क ए को जब मैं लिखूंगा, तो मेरा टॉर्क ए के लिए मैं अपनी रॉड बनाता हूँ इस तरह से। तो जब भी आपका सवाल आएगा ना, तो आपको मतलब किससे परपेंडिकुलर वाला, तो आप सीधा परपेंडिकुलर वाला बना लो, तो एफ ए परपेंडिकुलर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर आप बनाना चाहोगे, तो देखो थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ नहीं बन रहा है, तो आपका ये साइन वाला होगा, तो आप क्या लिखोगे, 10 साइन 37, 10 साइन 37, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, 10 इंटू साइन 37 वैल्यू है 3/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 न्यूटन। ये आपका जो एफ ए परपेंडिकुलर है, ये 6 न्यूटन निकल के आ गया। अब इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, वो आपका ओ ए कितना दे रखा है, वो यहाँ से अगर मैं ओ से बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो ओ ए कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10। तो टॉर्क एक सिंपल आप क्या लिख दोगे, टॉर्क एक की वैल्यू क्या लिख दोगे, सिंपल आप लिख दोगे 10 इंटू 6, जो कि आएगी 60 न्यूटन मीटर। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉर्क निकल के आने वाले हैं, तो यू नीड टू हैव द डायरेक्शन सेंस ऑल्सो, सबका डायरेक्शन बताना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप बताओ मिशा, अपना ऑन रखो, इस टाइम को जरूरत पड़ेगी मुझे आपकी। मैं जब ओके अबाउट ए को देखता हूँ, ध्यान देना, ओके अबाउट ए पे जो फोर्स लग रहा है उसको देख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज से, बस इतना बता दो, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज से उसका जो रोटेशन आएगा, ओके अबाउट ए पे लगने वाले फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, बस इतना बताइए। हम्म, थिंक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों होगा बेटा, क्या सोच रहे हो? ऐसे करो, यहाँ से बताओ आंसर, इससे बताओ आंसर, ओ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, अगर ये इसको पुश करेगा तो क्लॉकवाइज अच्छा घूमेगा हाँ, ये। तो राइट, तो एंटी वही, क्लॉक। तो वही तो है बेटा, यहाँ भी बैठोगे तो ये भी ऐसे ऊपर की तरफ तो पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा तो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जी। मैं इसको दिमाग में क्या रखता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, बस अभी ये ऐसे लिखा है, बस और कुछ नहीं किया। चलिए, ऐसे ही मैं आपका टॉर्क बी भी निकाल सकता हूँ, और मैं आपका टॉर्क ए भी सी भी निकाल सकता हूँ। जब मैं टॉर्क बी की बात करता हूँ, तो ध्यान देंगे, टॉर्क बी को मैं क्या बोलूंगा सर, टॉर्क बी देखिए, टॉर्क बी आपका यहाँ पर है, ऐसे रॉड है, और ये आपका फोर्स लग रहा है, इसमें बेटा पहले से बी परपेंडिकुलर है, तो बी परपेंडिकुलर जब पहले से ही है, तो उसका कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत है ही नहीं। देखो ये है आपका आर, और आपका ये है एफ, तो जब पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो इसमें काय का कंपोनेंट लेना है? कंपोनेंट तो तब लेना होता है जब आपका एफ जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसमें कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत है नहीं। आर की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ओबी की वैल्यू है 5, और एफ की वैल्यू 5 है, तो सीधे आप 5 इंटू 5 करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। अब आप मुझे जल्दी से दिमाग लगा के बताओ कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है?
एंटी नहीं क्लॉकवाइज क्या करते हो बेटा, एंटी क्लॉक फिर से एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो। वो मतलब सही सोचते हैं लेकिन मुंह से गलत निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब लास्ट सोचते हैं हम आपका यही चीज, आपकी यही लास्ट चीज हम सोचते हैं आपका टॉर्क सी के बारे में। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ टॉर्क सी। तो टॉर्क सी के लिए फोर्स को देखो, फोर्स आपका टेढ़ा लगा हुआ है, फोर्स आपको कैसा है, टेढ़ा है इस टाइम से। यहाँ पे सी पॉइंट है आपका, तो अगर टेढ़ा है तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट कौन सा लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ सी परपेंडिकुलर। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए जो एंगल है मुझे वो इसके साथ में दिया गया है। जब एंगल इसके साथ दिया तो एफ सी परपेंडिकुलर में क्या लेना पड़ेगा, एफ सी साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन कौन सा, 30 डिग्री। तो एफ सी की वैल्यू क्या है आपकी, 8 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 8/1/2 4 न्यूटन हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, सी तक का डिस्टेंस दे रखा है आपका 1 मीटर आपको दे रखा है। तो टॉर्क जब सी आप लिखना चाहोगे बड़े आप आराम से लिख सकते हो। टॉर्क सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 4 यानी 4 न्यूटन मीटर। फिर से मिशा जल्दी तैयार हो जाओ बताने के लिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, प्लीज बस ये बता देना। हम्म, एंटी हाँ एंटी क्लॉकवाइज होगी। चलो थैंक यू, पहली बार से बता दिया तुमने, वरना अपना टाइम लेते हो आप। चलो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब सुनो, अब जब मुझे इनको नेट टॉर्क निकालना है, अब जब मुझे यहाँ पे नेट टॉर्क आपका निकालना होगा, टॉर्क जब नेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन साइन के साथ में। साइन के साथ में, क्योंकि सबके डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो हम लेट क्लॉकवाइज को हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। ये मैं सिर्फ लेट माना है, ठीक है। आप कभी भी आंसर में प्लस या माइनस छोड़ के नहीं आओगे। आप आंसर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज छोड़ के आओगे, या डॉट या क्रॉस छोड़ के आओगे। तो जब मैं टॉर्क नेट निकालना चाहता हूँ तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेट मान लेते पॉजिटिव। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, +60 लिखूंगा। दूसरा ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज है, इसको मैं क्या लिखूंगा, -25 लिखूंगा। तीसरा आपका ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको मैं प्लस लिखूंगा 4। तो आपका नेट आंसर क्या आ जाएगा, 64 - 25। जब 64 - 25 आप निकालोगे, यहाँ 9 और यहाँ पे आपका 5, 39 न्यूटन मीटर निकल जाएगा। क्योंकि आपका आंसर कैसा निकल के आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है। इसके आप क्या बोलोगे कि क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैंने एंटी क्लॉकवाइज में आता, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 39 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं, अब तुम्हें बताना पड़ेगा, हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, डॉट होता है या क्रॉस होता है, डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड। सर क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, अपनी उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को जल्दी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ो। अच्छा नहीं अभी डॉट होते डॉट होता है, कितने बार बताना पड़ेगा ये सामने, ठीक है। तो ये आपका डॉट आंसर, तो फाइनल आंसर आपको एंटी क्लॉकवाइज या डॉट में लिख के आना और वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था ये, समझ में आया जी कि नहीं सर आया। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, हर जगह अलग अलग टॉर्क निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है फोर्स का, उसको आपको आर से मल्टीप्लाई कर देना है। उसको फिर चेक करना है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों के लिए, और आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी बहुत ही सिंपल तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा सिंपल सा, कि आपको बोल रखा है कि आपका जो आर है, जो आपको आर है वो दे रखा है आई कैप, जे कैप और के कैप। और आपका एफ आपको दे रखा है 7 i कैप +3 j कैप प्लस, सॉरी मान लो -5 की कैप दे रखा है, -5 की कैप दे रखा है। आपको इस तरह से आर और एफ दे रखे हैं और आपसे बोलता है टॉर्क निकालिए। जब बेटा ऐसा सवाल आएगा ना, तो ये आपको क्या है, वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखा है। आपको वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप टर्म्स में दे रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में दे रहा है। या तो आपको डायग्राम के फॉर्म में दे दे इस तरह से, या थीटा दे दे, तो उस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में देता है तो आपको यूज करना पड़ेगा डेटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला। डेटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। कृपया करके एक बार जरूर से जरूर, मेरा एक वो है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो मैंने आपकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है, वीडियो डाल भी रखी है यूट्यूब पे वो, ठीक है, उसको एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत है। इस चैप्टर में वेक्टर प्रोडक्ट अभी आगे भी पड़ेगी, हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको डिटरमिनेंट क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले आर क्रॉस एफ आता है ना, तो आर क्रॉस में यानी पहले आर को ऊपर लिखूंगा मैं, आर का पहला आई R1 यानी 1 -1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 7, ये 3 और ये -3। अभी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, पहले आई कैप को ले लेंगे, फिर -j कैप, क्योंकि जे के माइनस साथ लिखा जाता है, और फिर वहाँ पे के कैप के साथ में हम बाकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
फिर अंदर क्या करते हैं, अंदर करते हैं बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब आई के इस वाले को गायब कर दिया पूरे को, बचे हुए यानी -5 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 5, 3 इंटू 1 यानी 3 -3, जे वाले में इसको गायब कर देंगे, इसको गायब कर देंगे तो -1 इंटू -5 ये हो जाएगा आपका, और 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। आखिर में इसको लिखेंगे, ये गायब कर देंगे, ये गायब कर देंगे, ये 3 इंटू 1 या 3, और -1 इंटू -7 यानी 7, फिर माइनस लगाना तो 7 आ जाएगा यहाँ पे ये निकल के। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा आपका 2i कैप, 2i कैप, और यहाँ पे निकल के आएगा इसका +12 जे कैप +10 के कैप। समझ में आ गया ये? जी सर। जब वेक्टर फॉर्म में देगा आपको इस तरह से चीजों को, तो आपको इस तरीके से निकालना है। अगर आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, एंगल दे रहा है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें दे रहा है, इस तरह डायग्राम के फॉर्म में दे रहा है, तो आपको फिर यही दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा आंसर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाइए और उसका आंसर निकालिए। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। तो ये है। तो बेटा आज क्लास हम इतनी रख रहे हैं, क्योंकि फिर वो नया वही वाली बात है कि नई टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगता है। मैं आपको एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा सकता हूँ, पर वो फिर वही ज्यादा टाइम ले लेगा और फिर कुछ समझ में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सवाल भी हमको करने होंगे। हम इस तरह से करेंगे कि भाई टॉपिक भी कंप्लीट होता रहे, सवाल भी कंप्लीट होते साथ में, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि हमने आज टॉर्क कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे पहले। एंगुलर मोमेंटम के बाद में हम उसको रिलेशन, उसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे उसका टॉर्क के साथ में क्या रिलेशन होता है। फिर हम नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम एक साथ नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके।